तो कितना अच्छा लगा। सेल का क्लास हमें पूरा आप लोग पे बिलीव है कि बहुत अच्छा लगा होगा और काफी समझ में आसानी से आ गया होगा। अगर आसानी से नहीं आया होगा तो अपने क्या पेन पकड़ के कसम खाओ, और सच में कंफ्यूजन में है तो कमेंट जरूर कीजिए ताकि मैं आपकी ये प्रॉब्लम को जान सके और फिर उसका सही से ट्रीटमेंट कर सके। ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि एक टीचर के लिए कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और एक रोगी के लिए इंजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंजेक्शन से ही क्या हो सकती है, बीमारी खत्म हो सकता है। आज के क्लास में लेके आया हूँ सेल के बारे में, जो भी अगर छूट गया था बेसिक पॉइंट उसको डिटेल करेंगे और समझाएंगे कि सेल को और अपने आसान वर्ड के साथ कैसे समझ सकते हैं। तो चलते हैं और हम समझाते हैं आपको सेल के सिंपल वर्ड के साथ, सिंपल पॉइंट से सेल को। चले तो चलिए 1 मिनट स्टैंड कीजिए, मैं जस्ट आ रहा हूं और आपको समझाता हूं। सिर्फ 1 मिनट स्टैंड कीजिए और थोड़ा सा रुक जाइए 1 मिनट, जस्ट हो गया। आप लोग रेडी हो ना, आप लोग वहां से देख रहे हैं ना, तो अपने फ्रेंड से भी शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि बायोलॉजी अक्सर यही चैनल पे मिलेगा एकदम सिंपल वर्ड के साथ, सिंपल क्या टेक्निक के साथ। तो देखिए हम सबसे पहले आपको यह बताना चाहेंगे क्या सेल के। देखिए सेल में मतलब 1 मिनट रुक जाइए प्लीज, फास्ट में थोड़ा चलना ताकि मेरा जो भी डेयर स्टूडेंट है उसको ज्यादा मजा मिल सके। देखिए जब भी अगर बात किया जाएगा सेल के फादर, तो याद रखिएगा फादर का नाम होता है रॉबर्ट हुक। ठीक है, आप लोग जानते भी होंगे क्योंकि मैंने क्लास में एक्सप्लेन भी कर रखी है इससे पहले। रॉबर्ट हुक थे और रॉबर्ट हुक ही रहेंगे क्या, तो रॉबर्ट हुक हो गए, तो रॉबर्ट हुक हो गए, ये सेल के फादर थे। और ये सेल के फादर थे ना, तो ये कैसे किए थे आविष्कार, तो याद रखिएगा ये यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा किए थे, जो बुक में उतना मेंशन नहीं रहेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मदद से रॉबर्ट हुक ने सेल तक पहुंचे थे। और सेल मतलब किसको सेल बोले थे, तो याद रखिएगा एक कॉर्क था उनके माइक्रोस्कोप में, उसका एक पतली क्या था, क्या था, पतली समझिए काट, या पतली काट समझिए, या प्लेट समझिए, प्लेट या काट, प्लेट समझिए या काट, तो पतली एक काट का टुकड़ा था। उस टुकड़ा में इन्होंने देखे अनेकों सूक्ष्म और फिर मोटी भित्ति में देखा, मतलब फैट वॉल में था मोटी भित्ति, और मोटी भित्ति एक मधुमक्खी के छत्ता के जैसे कोठरी टाइप का था। तो जब वो कोठरी देखे ना, जब बी के बात आया ना, अब बी के जब छत्ता की बात आया तो उसमें देखने को मिला कोठरी नुमा, कोठरिया नुमा मिला आकार। तो जब वो आकार दिखा ना, आकार जो दिखा, उसी आकार को हम क्या बोलते हैं पता है, तो याद रखिएगा वो आकार को क्या बोला जाता है, याद रखिएगा वो आकार को जो बोला क्या जाता है, याद रखिएगा सेल बोल दिए रॉबर्ट हुक ने। अगर हम बात करें कि आखिर सेल के क्षेत्र में कौन कौन साइंटिस्ट आए, तो याद रखिएगा कि सेल के क्षेत्र में एक रॉबर्ट हुक हो गए, और बता देता हूं, रॉबर्ट हुक हो गए एक, फिर ये आए थे, कब आए थे, तो याद रखिएगा ये आए थे 1665 में, और एक दूसरे नेक्स्ट आए थे, उनका नाम था क्या, ल्यू वेन हॉक, ये आए थे कब, 1674 में। फिर नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था क्या, रॉबर्ट ब्राउन, याद रखिएगा रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने कब आए थे, याद रखिएगा 1831 में आए थे। और एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पुरकिंजे, ये साइंटिस्ट आए थे कब, तो 1839 में आए थे। तो इसमें इनका रोल था, और इन्होंने सेल के अलग अलग ऑर्गन के नेम दिए, अलग अलग पार्ट के नेम दिए। और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था क्या, स्लाइडेन आए कब, 1838 में। फिर आए सोवान आए, याद रखिएगा सोवान साइंटिस्ट, ये सोवान साइंटिस्ट आए, ये कब आए, 1839 में आए। ये थे बोटनिस्ट थे। आइए जूलॉजिस्ट थे, ये जंतु के थे, और ये पादप के थे, याद रखिएगा पादप के थे। पादप मतलब पौधा से रिलेटेड, पौधा के साइंटिस्ट थे स्लाइडेन, और सवान जो थे वो थे जूलॉजिस्ट, जंतु के साइंटिस्ट थे। इन दोनों ने बताया कि जंतु और प्लांट के जो बॉडी है वो सेल के बने होते हैं। फिर और साइंटिस्ट आए, एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, वो आए थे किस में आए थे, याद रखिएगा
55 में आए थे। उनका नेम क्या था? तो उनका नेम क्या था, देखिए यहाँ पे बता रहा, बिरचो नाम था, बिरचो, बिरचो नाम था। उन्होंने बताया कि सेल का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में बताया। एक और साइंटिस्ट आए आगे चल के, वो उन्होंने कब आए? 1861 में आए। उनका नेम क्या था? मैक्स। मैक्स क्या नाम था? तो याद रखेगा, मैक्स सुल्च नाम था, मैक्स सुल्च, मैक्स सुल्च नाम था। फिर एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, जो कब आए? 1884 में आए। उनका नेम क्या था? तो याद रखिएगा, उनका नेम था स्टार्स बर्गर नाम था, स्टार्स बर्गर नाम था, याद रखिएगा, स्टार्स बर्गर नाम था। उन्होंने बताए थे कि ये जो भी सेल में केंद्र होते हैं वो केंद्र वंशागति के अनुसार आते हैं। और फिर लास्ट में जो साइंटिस्ट आए थे उनका नाम था, क्या नाम था? दो साइंटिस्ट थे, एक एम नॉल थे, एम नॉल, याद रखिएगा। आप प्लस में एक और साइंटिस्ट थे एम नॉल के बाद, इरस्का साइंटिस्ट थे। ये दो साइंटिस्ट आए थे कब? 1931 में आए थे। और क्या लेके आए थे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लेके आए थे 1931 में। और इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को लेके आए थे कौन? एमनॉल, इरस्का। अब ये समझने के लिए थोड़ा यहां समझा देता हूं। इलेक्ट्रॉन, याद रखेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को लेके आए थे, माइक्रोस्कोप लेके आए थे ये दो साइंटिस्ट। और फिर क्या कर दिए? सेल के क्या क्या चीज को, सेल और सेल के प्लस किसका? तो याद रखेगा, सेल के ऑर्गेन्स के बारे में पता चल पाया। और फिर आज भी सेल के ऊपर रिसर्च चल रहा है धीरे धीरे। ये सब साइंटिस्ट के द्वारा हो पाया पॉसिबल। तो आप लोग प्यार से देख लिए होंगे। और हमने कम वर्ड में सारे साइंटिस्ट के सेल में मतलब कौन कौन साइंटिस्ट के कितना कंट्रीब्यूशन था ये सब को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कौन कौन साइंटिस्ट इन्वेंशन क्या क्या किए थे ये भी बता दिया। सब साइंटिस्ट का मैंने क्या बता दिया? इन्वेंशन बता दिया कि आविष्कार कौन कौन क्या किए थे, सब इन्वेंशन मैंने बता दिया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग जहां पे नहीं समझेंगे जरूर आप कमेंट कीजिएगा ताकि हम फिर डीप और डिटेल से समझा पाएंगे। थैंक यू सो मच। आप लोग प्यार से नोट कीजिए, मैं पॉइंट पे आते हैं और प्यार से समझाते हैं। चले तो चलते हैं क्वेश्चन पे। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं और समझाते हैं आपको एकदम सिंपल वर्ड के साथ। आप चलिए तो आगे हमने क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। द पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्मा बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मा। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच का भाग कोशिका द्रव कहलाता है। जब भी अगर कोशिका द्रव कहला जाएगा कॉल्ड क्या? साइटोप्लाज्मा। वाओ, साइटोप्लाज्मा याद रखिएगा। द पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्मा बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच का भाग कोशिका द्रव कहलाता है। द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्मा बिटवीन, याद रखिए साइटोप्लाज्मा, यानी कि उसको साइटोप्लाज्मा, कोशिका द्रव, ये कोशिका द्रव को ही आप प्रोटोप्लाज्मा ही बोल सकते हैं। प्रोटो इज कॉल्ड, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच का भाग कोशिका द्रव कहलाता है। अरे बात ये है, कोशिका झिल्ली मतलब यानी कि समझिए सेल मेम्ब्रेन हुआ, ठीक है, और न्यूक्लियस, इसको समझने के लिए ऐसे समझिए, सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल मेम्ब्रेन और प्लस क्या आ गया? न्यूक्लियस। आप समझिए सेल हुआ, सेल मेम्ब्रेन हो गया और न्यूक्लियस हो गया ना। ये दोनों के जो बीच में, जो बीच का जो भाग है, बीच का क्या है? बीच का जो भाग है, भाग, इसी को बोला गया है साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा, चले तो याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा? कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच के जो भाग है उसको कोशिका द्रव, प्रोटो यानी साइटोप्लाज्मा बोलिए या प्रोटोप्लाज्मा बोलिए। तो याद रखिएगा प्रोटोप्लाज्मा और साइटोप्लाज्मा दोनों मुझे सेम लग रहा है, क्योंकि साइटोप्लाज्मा और प्रोटोप्लाज्मा, क्योंकि कोशिका द्रव का प्रोटोप्लाज्मा ही होता है। आगे ऐसे क्वेश्चन आएगा तो समझ में आ ही जाएगा। ये पॉइंट था सेल को समझने के लिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को नहीं बल्कि पॉइंट को, और उससे पता करेंगे कि सेल में फॉल्ट क्या दे रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्या, इन यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स आर मेम्ब्रेन बॉन्ड पेयर एज इन क्या? प्रोकैरियोटिक सेल्स दे आर नॉट मेम्ब्रेन बॉन्ड। याद रखिएगा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली से घिरे होते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक में, याद रखिएगा सेल का दो टाइप होते हैं। एक टाइप का नाम होता है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल हो गया,
और सेकंड होता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक याद रखिए, प्रोकैरियोटिक तो प्रोकैरियोटिक, एक मिनट, यूकैरियोटिक हो गया, कैरियोटिक किधर गया, यस यूकैरियोटिक हो गया, आप प्रोकैरियोटिक, ये दो होते हैं। अब देखना ये है कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक किस में नहीं पाए। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका झिल्ली से घिरे होते हैं, जबकि ये बोल रहा है कि कोशिकाओं में झिल्ली बंद अंग नहीं होते, यानी कि बोल रहे हैं कि यूकैरियोटिक होते हैं ना, इसमें क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होते हैं। क्या होते हैं याद रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोटिक दे आर नॉट मेम्ब्रेन बॉन्ड, यानी मेम्ब्रेन बॉन्ड, यानी जो ऑर्गेन है यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग झिल्ली से घिरे होते हैं। मतलब कि यूकैरियोटिक में जो है ना, यानी सेल ऑर्गेन जो है, सेल ऑर्गेन्स जो है, ऑर्गेन्स और ऑर्गेनेल्स जो है, सेल ऑर्गेनेल्स, वो क्या होता है, क्या रहता है, वो क्या रहता है, घिरे रहता है, बॉन्डेड रहता है, बॉन्डेड रहता है। यूकैरियोटिक के सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो बॉन्डेड रहता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में जो सेल क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो बॉन्डेड नहीं रहता है, वो घिरे नहीं रहता है, याद रखिएगा। तो जब प्रोकैरियोटिक में घिरे नहीं रहता है, क्या नहीं घिरे रहता है, तो उसका जो कोशिका झिल्ली है वो घिरे नहीं रहता है, कोशिका अंग घिरे नहीं रहता है झिल्ली से, यानी कि प्रोकैरियोटिक के कोशिका सेल ऑर्गेन्स वो झिल्ली से घिरे नहीं रहता है और मेम्ब्रेन से, और यूकैरियोटिक के कोशिका सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो क्या रहते हैं, झिल्ली से घिरे रहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और जानते हैं फिर आसानी वर्ड के साथ। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज ऑफ टू टाइप्स, स्मूथ एंड रफ, एंड इट फॉर्म्स द क्या, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब यहाँ पे क्या बताता है, अंतर्द्रव जालिका दो प्रकार की होती है, चिकनी तथा तानेदार, और यह अंततः कोशिकीय और क्या परिवहन तंत्र होते हैं। याद रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है ना, जब भी अगर बोलेगा इंडोप्लाज्मिक और रेक्टिकुलम बोला है ना, रेक्टिकुलम, तो याद रखिएगा रेक्टिकुलम जब भी अगर बोलेगा इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, तो याद रखिएगा इसको मतलब ये होता है, उसका हिंदी अंतःप्रदंत होता है, अंतःप्रदंत होता है, याद रखिए प्रद्रव्य, अंतःप्रद्रव्य होता है, उसको हम इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं। और एक चीज ध्यान देना है कि चिकनी दानेदार और ये अंतरकोशिकीय परिवहन तंत्र तैयार करता है, मतलब ये क्या करता है, एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, और ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है और इंट्रासेलुलर कहलाता है। इसलिए ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है वो दो प्रकार की होती है, एक चिकनी होती है और दूसरा ये। तो ये इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं। एक टाइप को हम बोलते हैं क्या चीज, तो याद है स्मूथ बोलते हैं, हो गया, और एक टाइप हो गया स्मूथ, थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा, स्मूथ याद रखिएगा, स्मूथ हो गया। और सेकंड जो टाइप होता है उसको हम क्या बोलेंगे, याद रखिएगा, सेकंड टाइप को हम बोलेंगे इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के दो टाइप होते हैं, स्मूथ और इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये रहा, तो इस तरह से सेल का जो वर्क होते हैं ह्यूमन बॉडी में या प्लांट में वो इस टाइप से होते हैं, और सेल ऐसे वर्क करते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फिर आगे के सेल के एस्टाइल कोड एक्शन को, सेल एक्शन आगे फिर कैसे क्या क्या एक्शन करने वाला सेल है वो सब जानेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन में, राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब इसको समझते हैं, राइबोसोम प्रोटीन से, वाह बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है समझ रहे हैं ना, राइबोसोम को हल्के में मत लीजिएगा, ये राइबोसोम जो काम करता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, राइबोसोम्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में लिख देता हूँ, रुक जाए प्लीज प्लीज, चलो हाँ, अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे प्लीज आजा भाई, क्या हुआ, रूठ गया क्या, हाँ आप देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा राइबोसोम के बारे में बात हो रहा है, राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स जो है ना वो क्या है, याद रखिएगा प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस ये एक क्या है, स्थल है, स्थल मतलब समझिए अड्डा, एक ऐसा अड्डा है जहां पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का क्या होता है,
सिंथेसिस किया जाता है, सिंथेसिस याद रखिएगा। प्रोटीन का जो सिंथेसिस करने वाला कोई अगर अड्डा का नाम है तो राइबोसोम नाम है, वो सेल में होता है। सेल में एक ऐसा भी स्थान है अड्डा जहां पे क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, वो अड्डा का नाम है राइबोसोम। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेल में एक अड्डा है, जिस अड्डा का नाम राइबोसोम है, वो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम करता है। आसान, खत्म, धुआं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गोल्जी। याद रखिएगा, गोल्जी ऑफ पार्ट्स और कंसिस्ट्स ऑफ ट्यूबल्स एंड वेसिकल्स एंड हेल्प्स इन स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंस। याद रखिएगा क्या बोला है, गोल्जी उपकरण नलिकाओं एवं थैलियों से बना होता है और पदार्थों के संचयन, रूपांतरण तथा पैकेजिंग का कार्य भी करता है। क्या करता है कि गोल्जी, याद रखिएगा गोल्जी भी बहुत बड़ा रोल करता है। ये चुट्टा गोल्जी जो है ना, ये सब सेल का ही क्या है, सेल का ही पार्ट्स है। देखिए सेल में जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है ना, वो 3 पार्ट होता है। एक होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक हो गया राइबोसोम, राइबोसोम हो गया, राइबोसोम, एक मिनट, लाइसोसोम भी बोल सकते हैं, राइबोसोम भी बोल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम हो गया, और फिर एक होता है न्यूक्लियस, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल का बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पार्ट। ये 3 और ये पार्ट होना सेल में प्रेजेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी का एक और भी पार्ट है गोल्जी। ये क्या क्या काम करता है उसके बारे में बोलता है। ये बोल रहा है कि नलिकाओं थैलियों से बना होता है। इसका किसका, गोल्जी का जो है ना, गोल्जी का जो है ना, ये गोल्जी सेल का पार्ट है। इसका जो ट्यूब्स होता है, ट्यूबल्स मतलब ट्यूब्स, वो टी है, ध्यान रखिएगा। ट्यूब्स जो है ना, वो क्या होता है, बना होता है किसका, याद रखिएगा, निकल थैलियों से, थैलियों से। ये किससे बना है, वेसिकल से बने होते हैं, वेसिकल से बने होते हैं, ट्यूब्स बने होते हैं गोल्जी के, वेसिकल से बने होते हैं। और फिर क्या करते हैं, देखिए पदार्थों को संचयन, रूपांतरण, यानी कि पदार्थों में ये किसका हेल्प करता है, स्टोरेज का, मॉडिफिकेशन मतलब पदार्थ कहीं पे अगर जब किसी का बॉडी अगर कट फट गया तो वहाँ पे मॉडिफाई का काम करता है कौन, गोल्जी करता है। और फिर क्या करता है आगे, पैकेजिंग का भी कार्य करता है। तो बहुत अनेक सारे काम करते हैं कौन, गोल्जी। कौन कौन काम करते हैं तो याद है, स्टोरेज का काम करते हैं, फिर क्या करते हैं याद रखिए, मॉडिफाई का काम करते हैं, मॉडिफिकेशन का भी काम करते हैं, कहीं पे कट फट गया, और फिर किसका, पैकेजिंग का भी काम करते हैं, पैकेजिंग का भी काम करते हैं, पैकेजिंग, पैकेजिंग का भी काम करते हैं। समझ में आ गया, तो याद रखिएगा पैकेजिंग का भी काम करते हैं कौन, गोल्जी। तो गोल्जी के इतने काम होते हैं सेल के अंदर, और सेल हमारे शरीर के अंदर होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। सेलों के झुंड से ही टिश्यू का निर्माण होता है, जो आगे चल के हम बात करेंगे। टिश्यू से फिर क्या बनते हैं, ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से बॉडी, इस तरह से चलते रहता। तो यहाँ तक आप नोट कर लिए होंगे, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक ने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और फिर एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको आसान हो जाएगा सेल को समझना, सेल के वर्क को समझना, सेल के एक्शन को समझना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जिससे हम सेल को, देखो माइटोकॉन्ड्रिया की बात आ गया ना, माइटोकॉन्ड्रिया और कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। याद रखिएगा सेल में पावर हाउस का काम करता है, पावर हाउस का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। सेल में पावर हाउस का जो वर्क है, वर्क जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का है। याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया। तो याद रखिएगा जब भी अगर सेल की बात किया जाएगा कि ऊर्जा का, ऊर्जागिरी, सेल में ऊर्जागिरी कौन है, तो ऊर्जागिरी जब भी बोलेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा है जो सेल में ऊर्जा का एक घर बना के रहता है। ये एक ऐसा अड्डा है जहां सिर्फ ऊर्जा तैयार होता है। तो जब भी अगर जैसे एलपीजी का भी प्रॉब्लम चल रहा है तो ऊर्जा, तो याद रखिएगा सेल एक ऐसा है जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा अड्डा है जहां पे ऊर्जा एकदम क्या है, भरमार है, समुद्र की तरफ पड़ा रहता है। तो पावर हाउस जब भी बोलेगा कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का क्या है, तो याद रखिएगा पावर हाउस है। कौन सा पावर हाउस है, तो याद रखिएगा कौन सा पावर हाउस है, तो याद रखिएगा एनर्जी का पावर हाउस है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जागिरी है, एनर्जी का पावर हाउस है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। इस पॉइंट से आप आसानी से माइटोकॉन्ड्रिया को जान गए, सेल के अंदर होते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जानेंगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट से सेल को और एक्शन को। देखिए क्या है, प्लास्टिड्स हो गया, प्लास्टिड्स हो गया, जिसको प्लाज्मा बोला। प्लास्टिड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन क्या, फोटोसिंथेसिस एंड क्या, ल्यूकोप्लास्ट मेनली स्टोर फूड। याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस के लिए ये प्लांट में होते हैं फोटोसिंथेसिस, एनिमल में कभी फोटोसिंथेसिस नहीं होते, ये माइंड में रखिएगा। तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस होते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस तब होंगे जब क्या रहेगा, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट रहेगा। क्लोरो क्या रहेगा, क्लोरोप्लास्ट रहेगा। प्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को आप क्लोरोफिल बोल सकते हैं, क्लोरोफिल
क्लोरोफिल बोल सकते हैं। क्लोरोफिल जब रहेगा तब ये फोटोसिंथेसिस को भी प्लांट कर पाएगा। बोल रहा है कि लवक कई प्रकार के होते हैं। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण से संबंधित होते हैं तथा क्लोरोप्लास्ट मुख्य कार्य संचय करते हैं। तो याद रखिएगा जब भी अगर बात किया जाएगा किसका, प्लास्टिड्स का, तो प्लास्टिड्स का जब भी बात किया जाएगा इसका मतलब होता है लवक, और लवक एक अलग होता है। और याद रखिएगा प्लाज्मोडियम प्रोटोप्लाज्मा अलग होते हैं। तो जब भी अगर प्लास्टिड्स के बारे में बात किया जाएगा, प्लास्टिड्स के बारे में, तो लवक होता है और ये कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हरित लवक उसमें से अलग होते हैं जो फोटोसिंथेसिस प्लांट में कार्य करते हैं। तो उसी रहेंगे तब ये फोटोसिंथेसिस प्लांट में भी होता है। तो इसलिए याद रखिएगा प्लास्टिड्स जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। आई होप आप लोग को यहाँ पे इस पॉइंट से भी सेल के एक्शन को समझ में आ गया होगा कि प्लांट सेल में कैसे क्लोरोफिल के प्रेजेंट में ही फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट को और उससे जानेंगे। तो याद रखिएगा प्लास्टिड्स। नेक्स्ट क्या है समझते हैं उसको। प्लास्टिड्स हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन नेचर प्लांट सेल्स बीच क्या मेंटेनेंस सेल और फिर क्या टर्जिडिटी एंड स्टोर वेस्ट मटेरियल्स। जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको क्या करता है, परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी कोशिका केंद्र के रिक्त होते हैं जो कोशिकाओं के स्फूर्ति में बनाए रखती है और अवशिष्ट पदार्थों को संचय करता है। मतलब समझ रहे हैं ना, अवशिष्ट मतलब वेस्ट जो मटेरियल्स है उसको क्या करने का काम करता है। तो अ लार्ज सेंट्रल मतलब समझ रहे हैं ना, परिकर मतलब जो भी होते हैं प्लांट के सेल में, प्लांट्स के जो सेल होते हैं उसमें जो होता है क्या चीज होता है। तो याद रखिएगा जो भी वेस्टेड होते हैं मटेरियल जो भी वेस्टेड होते हैं उस मटेरियल्स को कैसे हटाने का काम करता है उसको समझने के लिए ध्यान देना है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल प्लांट सेल्स बीच मेनली और टर्जिडिटी एंड स्टोर एंड वेस्ट जो भी मतलब खाली स्थान होते हैं, केंद्रीय मतलब बड़ी जो एक केंद्र होता है ना प्लांट के अंदर में, वो क्या करता है, रिक्त भी स्थान रखता है और कोशिका की स्फूर्ति बनाए भी रखता है और साथ में अवशिष्ट पदार्थ को दूर भी करता है। तो ये जो परिपक्व पदार्थ मतलब सेंट्रल जो वैक्यूल्स, ये इतना मस्त होता है प्लांट सेल के लिए जो क्या करता है, वैक्यूल। याद रखिएगा सेंट्रल वैक्यूल्स के बारे में बात कर रहा है, वैक्यूल्स के बारे में बात कर रहा है। ये सेंट्रल वैक्यूल्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट सेल के लिए जो वेस्ट मटेरियल्स को भी डिलीट करके हटा देता है और साथ में जो स्पेस होता है उसको भी मेंशन करने का काम करता है, एक्टिव रखने का भी काम करता है। ये इतना इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आप लोग को समझ में यहाँ तक आ गया होगा सेंट्रल वैक्यूल्स क्या है। तो फिर हम सेल के और एक्शन को समझते हैं और पॉइंट के साथ। आप लोगों को समझ में आ रहा है, वहां से कमेंट कीजिएगा, फिर हम आपको और डिटेल में समझाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने जहां तक क्लियर समझाया हूं सेल के बारे में बहुत एक्शन को, उससे ये क्लियर हो गया हो। अब देखिए मेरा ये लास्ट क्वेश्चन क्या, न्यूक्लियस कंट्रोल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड प्लेज एंड इंपोर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। केंद्रीय कोशिकीय उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है तथा कोशिकीय विभाजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। याद रखिएगा न्यूक्लियस का काम पूछ रहा है आप कि न्यूक्लियस का काम क्या होता है। याद रखिएगा न्यूक्लियस क्या क्या कंट्रोल करता है। तो याद रखिएगा न्यूक्लियस जो होते हैं ना सेल में, वो कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक को कंट्रोल करता है, एक्टिविटीज रखता है। मेटाबॉलिक क्या होता है, जो मेटाबॉलिक, ये मेटाबॉलिक में एनाबॉलिक केटाबॉलिक भी आता है और फिर मेटाबॉलिक भी होता है। मेटाबॉलिक मतलब एक केमिकल रिएक्शन को फॉलो करता है, केमिकल रिएक्शन को रिएक्ट करता है। रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जितने भी होता है वो सब मेटाबॉलिक के द्वारा कंट्रोल होता है और इसको एक्टिविटीज रखता है। एक्टिविटीज, तो एक्टिविटीज जो रखने का काम करता है, न्यूक्लियस रखने का काम करता है और कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक को। याद रखें आप, याद रखें नियंत्रण भी करता है, कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न्यूक्लियस क्या करता है, सेल डिवीजन में भी बहुत भूमिका निभाता है, सेल डिवीजन में। तो जब भी अगर बात आएगा सेल डिवीजन की बात जब भी अगर आएगा तो ध्यान रखिएगा न्यूक्लियस का बहुत बड़ा रोल होता है। न्यूक्लियस क्या क्या करता है, याद रखिए मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, उसको एक्टिविटीज रखता है, सेल को विभाजन में भी मतलब सेल को डिवीजन करने में, मतलब सेल को विभाजन करने में भी न्यूक्लियस का बहुत बड़ा रोल होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मेटाबॉलिक क्या करता है, जिसको मेटाबॉलिज्म बोलते थे, इसी को मेटाबॉलिज्म भी बोला जाता है। मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म हो गया, बोलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म और उसी को मेटाबॉलिक भी बोला जाता है जो केमिकल रिएक्शन को फॉलो करता है। याद रखिए यहां तक आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ, यानी न्यूक्लियस क्या क्या करता है वो सब बता दिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है।
आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट से समझते हैं इसको। अब ये लास्ट है, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड आर मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। अब समझते हैं डीएनए प्रोटीन, केंद्र के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं जिनका निर्माण डीएनए और प्रोटीन के द्वारा होता है। याद रखिएगा हमेशा एक चीज, देखिए डीएनए, एक मिनट, देखिए डीएनए और प्लस प्रोटीन, डीएनए और प्लस प्रोटीन जो है ना, तो देखिए डीएनए और प्रोटीन केंद्र के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। डीएनए प्रोटीन याद रखिएगा, जिनका निर्माण डीएनए प्रोटीन से होता है, केंद्र के अंदर गुणसूत्र पाए जाते। देखिए याद रखिएगा, डीएनए न्यूक्लियस के, जब भी अगर पूछेगा कि न्यूक्लियस के अंदर, घर में न्यूक्लियस में कौन पाया जाता है, तो याद रखिएगा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ये क्रोमोसोम पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर में, और वो न्यूक्लियस के केंद्र के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं जिनका निर्माण, याद रखिए, तो ये क्रोमोसोम किसके, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, और जिसका निर्माण किससे होता है, डीएनए प्रोटीन से होता है। तो क्रोमोसोम का निर्माण डीएनए प्रोटीन से होता है। आगे चल के याद रखिएगा, डीएनए के ही एक भाग है सबसे छोटा जिसको जीन बोला गया है, और डीएनए जहां रहता है पूरे अपने ग्रुप के साथ, डीएनए जब ग्रुप के साथ रहेगा, ये फुल ग्रुप के साथ जब रहेगा, तब उसको हम जीनोम कहते हैं, जीनोम। अब जीनोम हो गया, तो जब डीएनए ग्रुप के साथ रहेगा तो जीनोम कहेंगे, और जब डीएनए के छोटा पार्ट रहेगा तो जीन कहेंगे। क्रोमोसोम किसका बना होता है, डीएनए प्रोटीन का बना होता है। और ये क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, तो सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है, सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पाया जाता है। आई होप आप लोग लास्ट पॉइंट से ये समझ गए कि क्रोमोसोम किसका बना होता है, कहाँ पाया जाता है। सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, बने डीएनए प्रोटीन के होते हैं, डीएनए के छोटा खंड को जीन कहते हैं, और डीएनए जब ग्रुप में रहता है तो वो जीनोम में रहता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। इन फ्यूचर में जीनोम के द्वारा हम कोई भी जेनेटिक डिजीज को आसानी से पहचान के अपने लाइफ में आने वाले जो भी प्रॉब्लम है उसको हम खत्म कर सकते हैं। तो इसके जीनोम के द्वारा ये हो सकता है, जो रिसर्च अभी चल रहा है। आप लोग को कैसा लगा आज का बायोलॉजी, जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बायोलॉजी के साथ। तो फिर थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, फिर बायोलॉजी के साथ मिलते हैं। सेल आज कैसा क्या क्या सिखाया जरूर बताइएगा। थैंक यू।